स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था रोटेशनल डायनामिक्स, जिसके अंदर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास। अब बेटा सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा लेक्चर 1 में, जहां पर मैंने आपको समझाया था रोलिंग मोशन। जब बॉडी रोल होती है मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। मतलब अगर एक आधी रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी अगर मान लो रोटेट हो रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन एंड ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म रोटेशनल मोशन। सो ये बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। तो ऐसा सिचुएशन स्टडी करने के लिए, समझने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे बॉडी का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसीडर किया। मेरा ये पॉइंट मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास। वेरी सिंपल डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ, या फिर सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। मैं पहला पॉइंट लिखूंगा कि होल मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि सारे फोर्सेस इस सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होते हैं, कंसीडर करना है। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास कंसीडर। और तीसरा कि सेंटर ऑफ मास ये क्या परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन। इज इट क्लियर बेटा? बड़ा आसान तरीका है ये। तो मैंने जनरलाइज आपको आइडिया दिया कि सेंटर ऑफ मास, whole mass of the body is supposed to be concentrated, all the forces are acting on the center of mass and center of mass always perform, जब भी बॉडी रोटेट होगी सेंटर ऑफ मास विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। अगर आपको सेंटर ऑफ मास समझना है तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। बेटा ये मेरे हाथ में एक नोटबुक है, ठीक है। मैंने इस नोटबुक को बैलेंस किया मेरे फिंगर्स के ऊपर, आप देख सकते हो बैलेंस हो गया, ओके। अब बैलेंस करने के लिए मैंने ये फिंगर से कुछ फोर्स अप्लाई किया है। मैंने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन। अब आप एक काम करिए, मेरी 5 फिंगर्स है तो ये 5 पार्टिकल्स हो गए, M1, M2, M3, M4, M5। पांचों पार्टिकल्स के ऊपर मैंने फोर्स, इक्वल फोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अब टोटल फोर्स है 5 न्यूटन। तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि सर यहाँ पे 1 न्यूटन लगा, यहाँ 1 न्यूटन, यहाँ 1 न्यूटन, यहाँ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन फोर्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया चारों पार्टिकल्स को 1 न्यूटन में और इट विल बैलेंस। इज इट क्लियर? अब मैं इस नोटबुक को कहीं भी मूव कर सकता हूं, लाइक दैट, आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं सोचूं कि 5 न्यूटन फोर्स मैं किसी पर्टिकुलर एक ही पार्टिकल पे लगा दूं तो पॉसिबल है, बैलेंस होगा? नहीं होगा। ये इधर उड़ जाएगा, यहां लगा फोर्स होगा तो इधर चले जाएगा, यहां लगा होगा तो इधर चले जाएगा। तो फिर मैं क्या करने वाला हूं, मुझे तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है ना कि जहां पे एक ऐसा पॉइंट दूंगा कि जहां पे 5 न्यूटन फोर्स लगाने पे इट विल गेट बैलेंस, इट विल गेट बैलेंस। ये पांचों पार्टिकल्स पे नहीं लगेगा। तो मैंने ऐसा ढूंढते 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 मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि जहां पे मेरा नोटबुक क्या होगा, बैलेंस। ये वो पॉइंट है जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास, जहां पे मैंने सिंगल पार्टिकल के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा लिया। इज इट क्लियर? सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इट मींस दैट पूरे पार्टिकल का मास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। Is it clear? That is the concept of center of mass. बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल देने से पहले, मतलब इसका मीनिंग कैसा होगा कि जो 5 पार्टिकल्स पे मेरा फोर्स लग रहा था, फोर्स अप्लाइड ऑन द डिफरेंट पार्टिकल्स इज सेम, इज रिमेन्स सेम विद द फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिंगल पार्टिकल। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास मैंने आपको इस नोटबुक के हेल्प से समझाया। मेरे पास में एक रॉड है, कंसीडर बच्चों, दिस इज अ रॉड। मैंने एक रॉड लिया, एक यूनिफॉर्म रॉड है। मैंने इसके 3 पार्टिकल्स कंसीडर किए, 1 2 3। ये मेरा सेंटर है, इज इट क्लियर? और ये फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, ये फोर्स मैंने यहाँ इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लगाया राइट में, और ये पॉइंट में फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं यहां से इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर, ये भी अगर मेरी फोर्स ऑफ एक्शन है तो ये रॉड सीधा मूव होगा, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। अगर मैं नंबर 2 पे फोर्स ऑफ एक्शन अगर इस डायरेक्शन में रखूं तो ये रॉड इधर मूव होगा, जो भी लीनियर मोशन रहेगा। बट अगर यहां पे फोर्स अप्लाई करूं तो लीनियर मोशन नहीं रहेगा। बच्चों कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि रॉड पे ये नंबर 1 नंबर 2 के जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस
मास में से लाई कर रहा है। जब भी कोई फोर्स ऑफ एक्शन सेंटर बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से लाई करती है तो इट विल गेट लीनियर मोशन। ये नंबर 2 का जो फोर्स है ये भी देखेंगे आप, तो ये फोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास में से लाई करेगा, तो इट विल गेट लीनियर मोशन, इट विल गेट लीनियर मोशन। बट यहां पे अगर अप्लाई करूंगा तो ये सेंटर ऑफ मास में थोड़ा लाई कर रहा है ना, तो इट विल गेट रोटेशनल मोशन, इट विल गेट मतलब हमारा रॉड इस तरह से बेंड हो जाएगा। ये वाले केस में नंबर 1 के फोर्स में सीधा जा रहा था, नंबर 2 के फोर्स में इधर सीधा जा रहा था, लेकिन नंबर 3 के केस में ऐसा बेंड हुआ, इट विल रोटेट बिकॉज दिस force of action will not travel to the center of mass. Is it clear? That is the main important concept. तो बच्चों this is the all about center of mass. तो center of mass की definition क्या है? Center of mass is such a point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Make it simple. ये पेन है, ये एक मार्कर का पेन आपको दिख रहा है। अब ये पेन का मास यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मास कम है, तो क्या इस पेन का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आएगा? नहीं, ये सेंटर बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इधर मास कम है, इधर मास ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं मूव होगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास को हमने थ्योरेटिकल समझ ही लिया, लेकिन अब हमको सेंटर ऑफ मास के डिफरेंट फॉर्मूलेज भी स्टडी करना है, बराबर है? देयर आर वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज to find the different formulas of center of mass of the system of particles। लेकिन हमको अब ये दो अलग अलग केसेस में मैं आपको समझाऊंगा। बेटा मैं आपको पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा इन 1 डायमेंशन, ओके? समझिएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन। बेटा समझ लो, मैं आपको पहले समझा रहा हूं सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल्स का इन 1 डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, दिस इज अ रेफरेंस लाइन और ये मेरा एक एक्स एक्सिस हो गया, कंसीडर सिंगल डायरेक्शन मेरा 1 डायमेंशन। मैंने एक पार्टिकल लिया m1 विद द मास ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां से x1 ये डिस्टेंस पे, मैंने इसी से आगे थोड़ा सा दूर m2 विद द मास ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां से x2 डिस्टेंस पे, और ये 2 पार्टिकल्स का योग सेंटर, ये इसके रेफरेंस लाइन से ये डिस्टेंस है xcm सेंटर ऑफ मास। समझिएगा, वापस समझा रहा हूं आपको। m1 with the mass of particle having distance x1 from its reference line called as origin, m2 with the mass of particle having distance x2 from its origin, and xcm is the center of mass of the 2 particles from the origin। Is it clear? और मुझे मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि मुझे ये 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना है। मेक इट सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है xcm along x डायरेक्शन, तो 2 पार्टिकल्स m1 into x1, आपको फॉर्मूला होता है m1 x1 plus m2 x2 डिवाइड बाय m1 plus m2। इज इट क्लियर बेटा? बट ये फॉर्मूला अब यहां पे मैंने दोनों पार्टिकल्स x डायरेक्शन पे लाई कर रहा है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार पार्टिकल x डायरेक्शन पे लाई करेगा। अगर यही 2 पार्टिकल्स मैं y डायरेक्शन पे लूं तो, अगर यही 2 पार्टिकल्स मैं z डायरेक्शन पे लूं तो फॉर्मूला विल गेट चेंज। देयर आर डिफरेंट ऑफ फॉर्मूलाज, तो क्या बनेगा? y डायरेक्शन पे ycm इज इक्वल टू व्हाट? m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर मैं z पे लूं तो zcm इज इक्वल टू व्हाट? m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वेरी सिंपल, देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इज इट क्लियर? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे दोनों पार्टिकल का मास डिफरेंट था। अगर मैं दोनों पार्टिकल का मास सेम कर दूं, m1 बरोबर m2 बरोबर m, मेरे हर पार्टिकल का मास अगर m है तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? अप्लाई कीजिए, xcm इज इक्वल टू व्हाट? m1 की जगह लिया मैंने क्या? m into x1 प्लस m into x2 डिवाइड बाय m into m प्लस m 2m। यहां से m गेट कॉमन, तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2m, mm गेट कैंसल, फॉर्मूला क्या बना? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा फॉर्मूला कि xcm इज इक्वल टू व्हाट? क्या मिला मुझे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। बच्चों आपको इस फॉर्मूले पर देखकर कुछ याद आ रहा? छोटी क्लासेस में आपके पास में फॉर्मूला गया है, आपको मैथमेटिक्स के टीचर ने समझाया होगा कि अगर मान लो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है और उसके दोनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, तो हमें इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है।
तो वो मिड पॉइंट इसी तो फॉर्मूला से निकलता है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 या फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। तो दोनों फॉर्मूले हमारे पास में रेडी हो गए, बट ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला उस केस में अप्लाई करेंगे जहां पे दोनों पार्टिकल का मास सेम है। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला उस केस में अप्लाई करेंगे जहां पे दोनों पार्टिकल का मास डिफरेंट है, दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना, ये मैंने आपको इसमें बताया। इज इट क्लियर? बच्चों कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इन टू डायमेंशंस। दो डायमेंशंस के अंदर सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स का कैसे निकालते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सभी लोग ध्यान देंगे। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो x एक्सिस। बेटा ये टू डायमेंशनल प्लेन है, x एक्सिस और y एक्सिस। मैंने इस प्लेन के अंदर इस टू डायमेंशन में m2 बी द मास ऑफ पार्टिकल, जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना है r2। यहां पे लोकेट किया मैंने m1 बी द मास ऑफ पार्टिकल, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है r1। इज इट क्लियर? अब बहुत सिंपल चीज है, मैं दोनों पार्टिकल्स के ऊपर, अब देखो ये m1 बी द मास ऑफ पार्टिकल ओरिजिन से r1 इस पोजीशन वेक्टर पे है, m2 बी द मास ऑफ पार्टिकल ओरिजिन से r2 इस पोजीशन वेक्टर पे है, ये r1 पे है, ये r2 पे है। दोनों में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं F2, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा वेक्टर A2। इज इट क्लियर? अगर इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं वेक्टर F1 तो इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा वेक्टर A1। अब दोनों में क्या है, फोर्स अप्लाई करने के बाद में एक्सेलरेशन आया। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों? न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है आपको फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं यहां पे दोनों के लॉस अप्लाई करूंगा, न्यूटन्स के लॉस यहां पे दोनों जगह पे मैं अप्लाई करूंगा। तो पहला बन जाएगा मेरा, चलो पहला ये ले लेते हैं कि वेक्टर F1 एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, m1 मास, पार्टिकल का मास m1 है, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर A1, एंड वेक्टर F2 एक्सटर्नल पार्टिकल का मास है m2, उसमें आने वाला एक्सेलरेशन क्या आएगा वेक्टर A। मैं दोनों को ऐड करूंगा, नेट फोर्स निकालूंगा, वेक्टर F1 एक्सटर्नल प्लस वेक्टर F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1 वेक्टर A1 प्लस m2 वेक्टर A2, दैट इज द नेट फोर्स। अब ये दो पार्टिकल्स हैं, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, m1 प्लस m2। वो कैपिटल M का पॉइंट मैंने यहां ले लिया, बिल्कुल इसे सेंटर में एक पॉइंट कंसीडर किया m, और ये पॉइंट ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर RCM। वेक्टर RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये जो मैंने नेट फोर्स निकाला, ये नेट फोर्स एक्ट होता है इस टोटल मास ऑफ द सिस्टम के ऊपर। मैं पूरा की पूरा नेट फोर्स अगर इसके ऊपर ऐड कर दूं, F नेट अगर टोटल ऐड कर दूं तो बच्चों ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M है, इसमें आने वाला एक्सेलरेशन क्या रहेगा वेक्टर A। तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से बन जाएगा कैपिटल M वेक्टर A, जो फॉर्मूला रेडी होगा मेरा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। मैंने दोनों फोर्सेस को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद में कैपिटल M वेक्टर A इज इक्वल टू क्या मिला, m1 वेक्टर A1 प्लस m2 वेक्टर A2। यहां से वेक्टर A निकाला, m गया नीचे, वेक्टर A इज इक्वल टू व्हाट, m1 वेक्टर A1 प्लस m2 वेक्टर A2 डिवाइड बाय टोटल मास कैपिटल M, मतलब क्या हो गया m1 प्लस m2, दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसे कहूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये होगा मेरा एक्सेलरेशन फॉर्मूला। बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर आपको एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला पता है, जिसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लिखते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू व्हाट, d2r अपॉन dt स्क्वायर। अब ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट, तो दैट इज व्हाट ACM, दैट इज, तो फिर इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, वेक्टर ACM इज इक्वल टू व्हाट, d2 वेक्टर RCM अपॉन dt स्क्वायर। तो ये भी मेरा ACM है, इज इक्वल ACM सेंटर ऑफ मास।
नाउ वेक्टर a1 कितना हो गया मेरा a1, इसके हिसाब से d2 वेक्टर r1 अपॉन dt स्क्वायर, और वेक्टर a2 मेरा कितना हो गया d2 वेक्टर r2 अपॉन dt स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला 1 नंबर का, मैं वेक्टर एसीएम मैं दोनों फॉर्मूलेस को यहाँ पे इक्वेट करूंगा। इक्वेट करने का इंस्टेड ऑफ दिस हियर वी राइट d2 rcm upon dt square, so my equation will become d2 rcm upon dt square is equal to this step m1, but vector a1 is what, vector a1 is what, vector d2 vector r1 upon dt square पुट किया प्लस m2 वेक्टर a2 की जगह पुट कीजिएगा वेक्टर d2 r2 अपॉन dt स्क्वायर, और डिवाइड में टोटल मास, इट मींस दैट m1 प्लस m2। समझ में आ रहा बच्चों आपको? गॉट इट? बहुत सिंपल है ना। अब एक काम करेंगे, यहां से d स्क्वायर t स्क्वायर गेट कॉमन, तो d2 वेक्टर rcm अपॉन dt स्क्वायर, यहां से मैं क्या करता हूं d स्क्वायर t स्क्वायर को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आएगा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दोनों साइड का d स्क्वायर t स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर t स्क्वायर कैंसिल। बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा वेक्टर rcm इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इस फॉर्मूले का आप नोट डाउन कीजिएगा। ये वो फॉर्मूला है जहां जो आपको दो डिफरेंट पार्टिकल्स m1 और m2 जिनके मासेस डिफरेंट है, आपको 2 डायमेंशन के अंदर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में हमेशा ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट मासेस इन 2 डायमेंशंस। इज इट क्लियर? चलो बेटा एक काम करते हैं, अब मैं बोलता हूं कि मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टिकल कंसीडर किए, अगर इस 2 डायमेंशन के अंदर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेता हूं, कितने नंबर ऑफ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेक्टर rcm इज इक्वल टू व्हाट m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अप टू क्या आएगा mn वेक्टर rn डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू व्हाट mn। इज इट क्लियर? तो दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों इसके अंदर मुझे एक और चीज कैलकुलेट करने की इच्छा हो रही, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल है, मैं 2 पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, ठीक है? बेसिक्स है, आपको डेरिवेटिव आता ही है। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं d बाय dt से इसको डेरिवेट करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेम हियर m1 इज कांस्टेंट, dr1 अपॉन dt क्या है v1। सेम हियर m2 dr2 अपॉन dt क्या है v2 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। इज इट क्लियर? दैट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का भी एक और इच्छा हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो अगेन। अगर आप इसको वापस d बाय dt से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dv अपॉन dt अगर इसको कब बोलते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन, acm। अगेन डिफरेंशिएट, m1 इज कांस्टेंट, dv1 अपॉन dt क्या है a1 प्लस सेम हियर m2 वेक्टर a2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 एज इट इज। दैट इज द फार्मूला एक्सेलरेशन ऑफ मास। बच्चों अगर मुझे पूछा कि अब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, मोमेंटम तो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग करेंगे एक काम, थोड़ा ऊपर रखते हैं। मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे ये टोटल मास है, तो वेक्टर सी m इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2, टोटल मास है, इसे हम लोग कैपिटल M लिखेंगे। ये कैपिटल M चले जाएगा लेफ्ट साइड में, तो m वेक्टर cm इज इक्वल टू व्हाट, m1 v1 प्लस m2 वेक्टर v2। मास इनटू वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मोमेंटम, पता है आपको, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इज इक्वल टू m1 v1 मतलब क्या होगा, छोटा मोमेंटम स्मॉल p1 प्लस स्मॉल p2 अप टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर है तो क्या होगा pn। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर बेटा?
तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इन टू डायमेंशंस। इज इट क्लियर बेटा? उम्मीद है कि आपको इस पूरे आज की वीडियो में ये सारी चीजें, आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा और अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिएगा। ओके ओके।